पिछले 5 वर्षों में सांसद के रूप में श्री जयप्रकाश अग्रवाल ने जनता की समस्याओं से संबंधित 880 प्रश्न संसद में पूछे। साथ ही 128 डिबेट प्रोसीडिंग्स में हिस्सा लिया, 18 स्पेशल मेंशन और 29 प्राइवेट मेंबर्स बिल भी पेश किए। अनऑथराइज्ड कॉलोनीज के मुद्दों पर और दिल्ली मेट्रो के मुद्दे पर श्री अग्रवाल जी ने कहा, मैं एक मौका मिला है और मैं बहुत भारी मन से मैं यहाँ बोलने खड़ा हुआ हूँ और मुझे बहुत दुख भी है और तकलीफ भी है कई चीज़ों की। हमें बड़ी उम्मीद थी, कमलनाथ जी जब मंत्री बन के आए थे तो मुझे लगा था कि ये दिल्ली वालों के दिल को पहचानते हैं, दिल्ली को पहचानते हैं और ये जो यहाँ स्टाफ है उसके ऊपर कंट्रोल करके चीज़ों को निकालेंगे। मैं जो सबसे पहले हमारी अनऑथराइज्ड कॉलोनी में काम होने चाहिए थे, जो सीधा आपकी सरकार से संबंधित थे, आपके डिपार्टमेंट से संबंधित थे, उसका बुरा हाल है। आज 40 लाख 50 लाख की आबादी के जो लोग वहां रहते हैं, मैं आशा करता हूं आपसे, क्योंकि मेरी पहले भी कई बार ये मांग रही है कि JNRM के अंदर जो पैसा आप देते हैं उस पैसे से वहां काम होने चाहिए। लोग नरकीय जीवन बिता रहे हैं, उनको सर्टिफिकेट श्रीमती सोनिया गांधी जी के हाथ से दिए गए तो मैं आशा करता था कि नीचे दिल्ली की सरकार और आपकी सरकार दोनों मिलकर उन कॉलोनियों में उन लोगों के लिए काम करेंगे। और मैं आशा करता हूं आज भी कि आप कोई स्पेशल सेल बनाकर, एक कमेटी बनाकर वहां पर उन लोगों को साधन मुहैया कराएंगे ताकि वो अच्छा जीवन व्यतीत मिल सके। अब मेट्रो के बारे में, जो मेट्रो आपने दी है सर, मेरे को बहुत खुशी थी जब मैं आपकी कंसल्टेटिव कमेटी में कमरे में दाखिल हुआ और एकदम आपने कहा JP मैंने तेरी मेट्रो कर दी। मैं वह इतना चाहता हूं कि आप जब खड़े हो अपना जवाब देने तो अपने वो लफ्ज वापस ले लेना कमलनाथ जी। आप मंत्री भी हैं, आप दोस्त भी हैं मेरे, और मैं मांग भी कर सकता हूं आपसे। मुझे बड़ा दुख है, आप तमाशा देखें आप मेट्रो का। मैंने कहा आपसे यमुना विहार से मोकनपुर जोड़ दो, विच इज हार्डली 5 किलोमीटर्स, और इन्होंने उसको जोड़ा 65 किलोमीटर पूरी दिल्ली में घुमा के, लेकिन 5 किलोमीटर का वो सफर नहीं जोड़ा आज तक। क्यों? क्योंकि वो जयप्रकाश अग्रवाल का एरिया है, क्योंकि मैं वहां से सांसद हूं। मुझे बहुत तकलीफ है इस बात की। करेंगे मैं जानना चाहता हूं कौन लोग हैं जो प्लानिंग करते हैं। लाखों आदमी जमुना के इस किनारे रहता है जो 35 किलोमीटर का सफर साइकिल पे तय करके और उन इंडस्ट्रियल एरिया में काम करने जाता है। और कि आज इतनी बार कहने के बाद, इतनी बार चिट्ठी लिखने के बाद हम उन लोगों को मदद नहीं कर सकते? कौन लोग हैं जो डिपार्टमेंट में बैठकर ये पॉलिसी बनाते हैं? यहां से मेट्रो ले जा रहे हैं, फरीदाबाद ले जा रहे हैं, गुड़गांव ले जा रहे हैं, वहां ले जा रहे हैं, लेकिन जो मेट्रो दिल्ली में दिल्ली वालों के लिए बनी थी उस मेट्रो को पूरा नहीं कर पाए। इस बात का मुझे दुख इस बात का भी है कि आप मंत्री हैं, आप हमारे दोस्त थे, आपको हमें प्रोटेक्ट करना चाहिए था। बुलाते उन मंत्रियों, उन अफसरों को कि क्या मजाक बना रखा है ये इन्होंने, एक्शन लीजिए उनके खिलाफ। कई बार मैं ये कह चुका कि जो बैकवर्ड एरिया है, सर 1 मिनट 2 मिनट और लूंगा, मैं ज्यादा मन भी नहीं है बोलने का। जो बैकवर्ड एरिया है, मान लीजिए किसी स्टेट का, किसी प्रांत का, कोई मेरा पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी है, उसे सरकारी तौर पर बैकवर्ड घोषित किया गया। कोई भी स्टेट गवर्नमेंट जब चाहती है, जहां चाहती है वहां काम करती है, जब चाहती है नहीं करती। मैं ये चाहता हूं कि आप कोई कानून बनाए पार्लियामेंट के अंदर जो पूरे हिंदुस्तान में बैकवर्ड एरिया किसी प्रांत के अंदर भी है, वहां के लोग क्यों सफर करें, वहां के लोग क्यों परेशान हो, वहां की सड़कें क्यों नहीं बने, वहां पानी की लाइन क्यों नहीं जाएगी, वहां सीवर की लाइन क्यों नहीं जाएगी, वहां बिजली क्यों नहीं होगी। मैं ये चाहता हूं, मांग करता हूं कि आप कोई कानून बनाएं और सीधा सेंटर के अधीन ले उन एरिया को जो आज भी नेग्लेक्टेड हैं। आप जाएं, ऐसा लगता है 200 साल पुरानी दिल्ली में चहलकदमी करने आए हैं। आप जाकर देखें उन सड़कों पर इतने बड़े बड़े गड्ढे हैं, आपकी गाड़ी के चारों पहिए उसमें खड़े नहीं रख सकते आप उन सड़कों के ऊपर। ये बुरी हालत है वहां की। तो मैं आशा करता हूं कि आप इस ओर भी ध्यान देंगे। दिल्ली मेट्रो के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि इसे और विस्तार देने की जरूरत है। राजधानी दिल्ली में मेट्रो के तीसरे फेज में 7 लाइनें प्रस्तावित थीं, जिसमें से एक लाइन यमुना बैंक से शिव विहार भी शामिल थी, लेकिन उत्तर पूर्वी संसदीय क्षेत्र की घनी आबादी वाली इस लाइन को लंबित रखा गया है। मेट्रो के तीसरे फेज में प्रस्तावित यमुना बैंक से शिव विहार लाइन को जनहित में अविलंब स्वीकृत करके राजधानी दिल्ली के
उत्तर पूर्वी संसदीय क्षेत्र के लोगों को मेट्रो की सुविधा उपलब्ध किया जाए। दिल्ली मेट्रो प्लानिंग सबसे पहले पूरी दिल्ली के लिए होनी चाहिए, उसके बाद बाहर के लिए। ये मुद्दा भी श्री अग्रवाल ने संसद में उठाया। दरअसल मेरी पीड़ा दिल्ली मेट्रो के बारे में है, लेकिन उसके साथ साथ मैं ये कहना चाहता हूं, और यहाँ तीन मंत्री यहाँ बैठे हैं, कि जो हम यहाँ बोलते हैं क्या उसको कोई नोटिस करता है? कई बार हम किसी बात को कई बार बहुत सारी चीजें यहाँ उठाते हैं, लेकिन मुझे आज तक किसी ने बुलाकर ये नहीं पूछा कि आप क्या चाहते हैं, क्या वजह है, आपने ये जो बात उठाई है आप इसको कैसे हल किया जा सकता है, आप क्या चाहते हैं हमसे, रावत जी, क्या सुधार चाहते हैं? रावत जी, जयप्रकाश जी, रावत जी बैठे हुए हैं, काफी रिस्पॉन्सिबल लगे, क्योंकि भोजपुरी में उन्होंने खड़ा होकर कुछ आश्वासन दे दिया जी। मैं समझता हूं कि आप और ज्यादा गंभीरता से लें कि जयप्रकाश जी को शिकायत नहीं रहे। माननीय सदस्य की बड़ी महत्वपूर्ण है और 0 ओवर में माननीय सदस्य कई महत्वपूर्ण मुद्दों को उठाते हैं। हम पार्लियामेंट्री अफेयर्स से संबंधित मंत्रालयों को उन्होंने जो सवाल उठाए उनको रेफरेंस करेंगे, उनसे कहेंगे कि उसके हो गया। जयप्रकाश जी, दरअसल यहाँ बैठने वाला कोई भी आदमी छोटा नहीं है। इसके यहाँ बैठने वाला कोई भी व्यक्ति छोटा नहीं है, कोई ना कोई दर्द उसके दिल में होता है। हमें भी मालूम है, हो सकता है सरकार के साधन सीमित हो, कोई चीज को मान सकते हैं, नहीं मान सकते, लेकिन इतना तो चाहिए कि उस डिपार्टमेंट के मंत्री को हमें बुलाकर ये पूछे, आपने ये मुद्दा उठाया, इसमें आप क्या सुधार हमसे चाहते हैं, आप क्या लाइन ऑफ एक्शन चाहते हैं, हम क्या मदद आपकी कर सकते हैं। लेकिन माफ करना, आज मुझे भी इतने साल हो गए, कितने मुद्दे मैंने यहां उठाए होंगे, लेकिन किसी का आज तक फोन तक नहीं आया। और बल्कि और बताता हूं एक बहुत बड़ा तमाशा इसका, जब मैंने मेट्रो के बारे में खत लिखा, यही 377 में उठाया और फिर मैंने खत लिखा, तो मंत्री जी का एक जवाब आया मेट्रो के बारे में, आपके क्षेत्र में मेट्रो नहीं जा सकती क्योंकि वहां जमुना का किनारा है। माफ करना, इतना मजाक बना उस बात का, जिसको भी मैंने वो खत दिखाया, सारी दिल्ली जमुना के किनारे बसी हुई है। लोग तो समुद्र में से रेल निकाल के पेरिस से और लंदन ले गए, और हम कह रहे हैं जमुना के ऊपर से पुल बना के, और 6 जगह ले गए दूसरी कॉन्स्टिट्यूंसी में। तो माफ करना, मैं ये चाहता हूं कि जो दिल्ली की प्लानिंग है, दिल्ली की मेट्रो दिल्ली के लिए बनी थी। दिल्ली के 75% एरिया मेट्रो से वंचित है आज की तारीख में, तो मेट्रो आपने किसके लिए बनाई थी? मैं ये चाहता हूं कि जो दिल्ली की प्लानिंग है, दिल्ली की मेट्रो दिल्ली के लिए बनी थी। दिल्ली के 75% एरिया मेट्रो से वंचित है आज की तारीख में, तो मेट्रो आपने किसके लिए बनाई थी? मेट्रो बुनियादी तौर पर दिल्ली को एक दूसरे हिस्से से जोड़ने के लिए बनाई थी। और मेरा दर जो मेरे लिए है, डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन मेरे यहां सबसे ज्यादा है मंत्री जी, और वहां जो लोग वहां रहते हैं वो गरीब हैं, नौकरी पेशा लोग हैं, पूर्वांचल के हैं, कुछ उत्तराखंड के आए हैं, कुछ कहीं और से आए हैं, और वो नौकरी की तलाश में इधर उधर जाते हैं, और मेट्रो सबसे बढ़िया साधन उनका हो सकता है। तो मैं कई बार इस मसले को उठा चुका, सिवाय इसके कि मैं आपके यहां बैठ जाऊं किसी दिन भूख हड़ताल पे या यहां धरना दे दूं, और मेरे पास कोई चारा नहीं है। मैं ये चाहता हूं कि और जो मंत्रीगण यहां हमारे दोनों तीनों दोस्त बैठे हैं, ये मेरी मदद करें इस बारे में। झुग्गी झोंपड़ी वालों की परेशानियों की तरफ खास तवज्जो देने की जरूरत पर श्री अग्रवाल जी ने प्रकाश डाला। झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले लोगों को एक निश्चित समय सीमा के अंदर आवास उपलब्ध कराए जाने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर एक कारगर योजना बनाए जाने से संबंधित। नंबर 2, सरकारी मंत्रालयों, विभागों व उपक्रमों में अस्थायी कर्मचारियों को एक निश्चित समय सीमा के अंदर स्थायी किए जाने संबंधित विषय। धन्यवाद। गरीब तबके के लोगों की भलाई कैसे हो, इस ओर अग्रवाल जी ने सरकार का ध्यान आकर्षित कराया। अध्यक्ष महोदय, मुझे खुशी है कि ये गरीब आदमी का सवाल आज पहले नंबर पे आया है लोकसभा में, और जिस पे ये चर्चा हो रही है। ये वो आदमी है जो लोकतंत्र को सबसे ज्यादा मजबूत करता है, और जब हमारे यहाँ चुनाव होते हैं तो लाइन लगाकर ये वोट देते हैं सबसे ज्यादा,
और तब हमारी परसेंटेज 50 और 60% आती है। सर जरा दिल पे हाथ रखो, जरा शांति रखो। सबसे पहले इंदिरा जी ने सर ये तरीका सही नहीं है। सब मैं सवाल नहीं करूंगा, ये तरीका सही नहीं है। दीजिए, ये क्या कर रहे हैं? अगर इनको गरीब आदमी में दिलचस्पी नहीं है तो मेरा कसूर नहीं है ये। सबसे पहले इंदिरा जी ने गरीब बस्तियों में काम शुरू कराए थे, बिजली, पानी, सड़क, सीवर, खरंजे। और जब एनडीए की सरकार आई तो जगमोहन जी ने एक पॉलिसी बनाई, जो इनके मंत्री थे, और ये कहा कि इन बस्तियों को उजाड़ दिया जाए और यहाँ पर बुनियादी सुविधाएं बंद कर दी जाए। मैं Ask your question, सवाल पूछिए। क्या तकलीफ है? बैठ जाइए। क्या तकलीफ है आपको? मैं जानना चाहता हूं मंत्री जी से। बैठ जाइए। क्या परेशानी है इन्हें? बैठ जाइए। Nothing else we do. हर एक बात में खड़े हो जाते। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि ये जिस तरह इनको उजाड़ा जाता है, आपने क्या कट ऑफ डेट रखी है? मेरे हिसाब से जो कट ऑफ डेट आपने रखी है वो 1998 रखी है। तो अगर आप सिर्फ 1998 तक के लोगों को रिहेबिलिटेट करने वाले हैं तो माफ करना, आपको वो तारीख बढ़ानी पड़ेगी 2011 तक, वरना शायद सबका काम आप नहीं कर पाएंगे। और जो सर्वे आप करा रही हैं वो कौन सी तारीख तक करा रही हैं? क्या वो 2010 या 11 तक करा रहे हैं या 1998 तक करा रहे हैं? और दूसरा ये कि अगर कभी उनको उजाड़ा जाए तो उनको बुनियादी सुविधाएं दी जाए पूरी तरह। अगर आपकी पॉलिसी ये थी कि जो जहां है उसको वहीं बसाया जाएगा क्योंकि वो वहां काम करते हैं और रोजगार करते हैं, तो माफ करना, उनको उजाड़ कर दूसरी जगह ले जाने से हमारा मकसद हल नहीं होगा। तो मैं चाहता हूं आप साफ तौर पर ये बताएं कि हमारी कट ऑफ डेट क्या है और सुविधाएं कब तक पूरी दे दी जाए। LIC एजेंट्स की भलाई के लिए उनको दी जाने वाली कमीशन खत्म नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा, मैडम, मैं आपके सामने LIC एजेंट्स जिनका एक बहुत बड़ा समूह आज दिल्ली में हड़ताल पर है और जिनके तकरीबन 1 करोड़ टोटल लोग हैं, 50 लाख से ऊपर परिवार हैं जो इससे अफेक्टेड हैं। सरकार की तरफ से शायद ये कोशिश हो रही है कि इन एजेंट्स का जो कमीशन है वो बंद कर दिया जाए और इनको डी रजिस्टर कर दिया जाए। मेरा मानना ये है कि ये वो लोग हैं जो सरकार से कोई ऑफिस या एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस नहीं लेते, इनको कोई दफ्तर नहीं दिया जाता, इनको कोई नौकरी नहीं दी जाती, ये खुद मेहनत करते हैं, घर घर जाते हैं, पॉलिसी लेते हैं और उसकी वजह से इनको कोई कमीशन मिलता है जिससे इनके परिवार का गुजारा चलता है। उनको जो एवरेज कमीशन मिलता है वो तकरीबन 4,000 या 5,000 रुपये महीना पड़ता है, जो शायद एक कम से कम तनख्वाह सरकारी कर्मचारी की होती है उसका भी आधा हिस्सा है। मेरा मानना है और सरकार से मैं दरखास्त करना चाहता हूं कि इन परिवारों को जो पूरी आबादी का 1% है, इनको बचाने के लिए कदम उठाएंगे, उनकी मांग को मानेंगे। रेडीमेड गारमेंट्स की ड्यूटी खत्म करने के बारे में उन्होंने कहा, सर मैं वित्त मंत्री जी से दरखास्त करूंगा कि रेडीमेड गारमेंट पे जो उन्होंने 10% से 4.5% किया है उसमें 1,000 रुपए तक के गारमेंट को एग्जेम्प्ट कर दे एक्साइज ड्यूटी से। करोड़ों लोग उस काम में लगे हुए हैं और घरेलू उद्योग है, अगर हम उस पर नहीं हटाएंगे तो उस पर बोझा पड़ेगा, लोग कारोबार छोड़ेंगे, बेरोजगार होंगे और फिर रोजगार गारंटी योजना में आप उनको पैसा देना पड़ेगा या चाइना के कंपटीशन में लोगों को नुकसान होगा यहाँ। तो मेरी हाथ जोड़ के दरखास्त है कि उसको 1,000 रुपए तक के गारमेंट पे छूट दे दी जाए। श्री अग्रवाल जी ने कहा, कैंसर के मरीजों का मुफ्त इलाज मुहैया कराया जाए या सरकार द्वारा उनकी आर्थिक मदद की जाए। सभापति महोदय, मंत्री जी भी यहाँ मौजूद हैं, गुलाम नबी आज़ाद साहब, मैं इनका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ कि हिंदुस्तान में कैंसर पेशेंट की संख्या दिन पे दिन बढ़ती जा रही है और उसका इलाज बहुत महंगा है, लोगों का इलाज नहीं हो पाता, उनके पास पैसे नहीं हैं। अगर किसी घर में कोई कैंसर पेशेंट होता है तो एक तरह से पूरा परिवार कर्ज में डूब जाता है और सालों तक उस कर्ज को देने लायक वो स्थिति उस परिवार की नहीं रहती। मेरा सरकार से वो अनुरोध है
कि आप कोई ऐसे सेंटर बनाएं जहां कैंसर के पेशेंट का इलाज फ्री होना चाहिए, सरकार की तरफ से होना चाहिए। लाखों रुपए का इलाज कोई गरीब आदमी नहीं करा सकता और ना वो अपने पेशेंट को मरते हुए देख सकता है। दूसरा इसका इलाज ये हो सकता है कि जो हमारी निधि है, जो एमपी लेड फंड है, उसमें से आप कोई मुकर्रर कर दे कोई पैसा ऐसा 50 लाख 25 लाख, जो हम ऑल इंडिया मेडिकल को या टाटा मेमोरियल को या राजीव गांधी कैंसर इंस्टीट्यूट को सीधा चला जाए और वो सीधा कट के जाए, ताकि उन लोगों की दुर्दशा ना हो। देखा नहीं जाता साहब जिस तरह वो रोते हैं, जितना बुरा हाल उस परिवार का होता है जहाँ एक भी कैंसर पेशेंट हो जाता है। गुलाम नबी आजाद साहब बैठे हैं, मैं आप थोड़ा सा कुछ आप रोशनी दे दें, मेहरबानी। श्री अग्रवाल ने टेम्परेरी कर्मचारियों की समस्याओं पर रोशनी डाली। आदरणीय स्पीकर साहिबा, मैं आपका धन्यवाद करता हूं और इसके साथ साथ एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है कि हमारे देश में लाखों ऐसे नौजवान साथी या कर्मचारी हैं जो सालों से टेम्परेरी लगे हुए हैं और अभी तक कोई कारगर नीति उनके लिए नहीं बनाई गई। आपको ताज्जुब होगा ये जानकर कि तकरीबन 16-16 साल 18-18 साल से उन लोगों को सरकारी नौकरियों में भी कैजुअल रखा गया है और जो प्राइवेट है उसमें तो रखा गया है। इसका एक आंकड़ा मेरे पास है जिसमें तकरीबन 33% ऐसे हैं जो कैजुअल लेबर में काम कर रहे हैं। सीमा के बाद परमानेंट डिक्लेयर कर दिया जाना चाहिए। उनके सिर पे हमेशा तलवार लटकी रहती है और बेरोजगार हो जाते हैं, उनको निकाल के बाहर फेंक दिया जाता है। 10-10, 12 साल नौकरी पे रहने के बाद उनकी बहुत बुरी हालत होती है। तो मैं दरखास्त करूंगा सरकार से कि कोई ऐसी नीति बनाए कि एक समय सीमा के बाद उनको परमानेंट कर दिया जाए, ताकि वो भी जितने सालों से काम कर रहे हैं उसका वो बेनिफिट उनको मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद। तो बहनों और भाइयों, अपनी समस्याओं के समाधान के लिए याद रखिए, आपके संसदीय क्षेत्र के प्रत्याशी श्री जयप्रकाश अग्रवाल को आने वाली 10 अप्रैल को हाथ पर बटन दबाएं और श्री जयप्रकाश अग्रवाल जी को विजयी बनाएं।